हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग एल्गोरिथम देख चुके हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है और एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग दो तरीके से फाइंड करते हैं, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपके पास मोबाइल है या फिर आप कहीं से जाते हैं मोबाइल परचेज करने मार्केट, तो उसमें क्या देखते हैं? सबसे पहले आप ये देखते हैं कि उसमें रैम कितना है, यानी कि हमारे पास मेमोरी में इंटरनल स्पेस कितना है, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग होगा वो सब इंटरनल स्पेस दैट मीन्स कि रैम में ही होता है। तो ज़्यादा रैम होगा तो आपका जो मोबाइल है वो ज़्यादा फास्ट स्पीड से काम करेगा। सेकेंडरी क्या देखते हैं हम कि इसका प्रोसेसर कितना पावरफुल है, यानी कि ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर होगा तो ज़्यादा अच्छा से यानी ज़्यादा फास्ट काम करेगा। कौन सा वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब हम लोग देखते हैं, चाहे वो आप लैपटॉप खरीदें या फिर आप कंप्यूटर खरीदें। हर चीज़ में मेनली हम लोग देखते हैं रैम कितना है, क्योंकि रैम पे प्रोसेसर का स्पीड डिपेंड करता है। और रैम अगर कम है तो प्रोसेसर स्लो काम करेगा, रैम ज़्यादा है तो प्रोसेसर फास्ट काम करेगा। लेकिन साथ ही साथ प्रोसेसर का पावर भी तो हम लोग को होना चाहिए कि ज़्यादा पावरफुल होगा तो ज़्यादा फास्ट स्पीड से काम करेगा। तो ये जो हम लोग प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं, रन करते हैं कंप्यूटर में या लैपटॉप में या फिर मोबाइल में, तो उसमें जो है ना स्पेस और टाइम का हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अगर आप कंप्यूटर खरीदते हैं या लैपटॉप खरीदते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें कितना मेमोरी है, क्योंकि अगर आपके पास एसएसडी है और एचडीडी है, दोनों में डिफरेंस होता है कि आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर जल्दी स्टार्ट हो या लेट से स्टार्ट हो। तो आजकल एसएसडी जो है ना सेकेंडरी मेमोरी है तो कंप्यूटर में आता है, जो आपके कंप्यूटर के स्पीड को इंक्रीज करता है। अगर आप एचडीडी रखते हैं कंप्यूटर में और उसको स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली जो है ना 30 से 40 सेकेंड कंप्यूटर जो है ना स्टार्ट होने में लगता है। लेकिन अगर एसएसडी वाला अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर रखे हुए हैं और एसएसडी में आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रख दिए हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जो है नॉर्मली जो है ना 8 से 10 सेकंड में जो है ना कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आपका टाइम मिनिमाइज हो गया, दैट इज जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो डिवाइस को लॉन्च कर रहे हैं वो इन्हीं दोनों पे काम करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट मीन्स कि हमारा सिस्टम जो है ना स्टार्ट रजिस्टर होने में बहुत कम समय ले और प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने में कम समय ले। जिससे क्या होता है कि कहा जाता है कि कंप्यूटर या मोबाइल का फास्ट चल रहा है तो टाइम कम लेगा किसी भी प्रोसेस को एक्सिक्यूट करने में, तो आपका टाइम कम होने का मतलब होता है फास्ट काम कर रहा है। और स्पेस जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को जो है ना प्रोसेसिंग कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम डाटा को मेमोरी में स्टोर कर पाएँ और एक साथ में मैक्सिमम डाटा को हम वहाँ पे ऑपरेट कर पाएँ। तो इन दोनों पे जो है ना हम लोग बेसिकली ज़्यादा काम करते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक्चुअल में होता क्या है, तो किसी भी एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम का जो स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है इंस्ट्रक्शन का, उसका जो है ना एक स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी प्रोग्राम को या किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं, उस इंस्ट्रक्शन का जो स्टेप बाय स्टेप जो है ना रिप्रेजेंटेशन होता है वही एल्गोरिथम कहलाता है। उसका कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग दो तरीके से फाइंड करते हैं, टाइम के रूप में और स्पेस के रूप में। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग है। कभी-कभी क्या होता है कि आप प्रोग्रामिंग लिख करके आते हैं एग्जाम में और आपको मार्क्स जो है ना बहुत कम गिरता है, कि हो सकता है उस प्रोग्रामिंग का मार्क्स 0 दिया आता है। उसका कारण क्या है? आप लिखते हैं सही लेकिन कहाँ पे फ़र्क पड़ता है वो देखिए। जैसे यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा गया है यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज़ करके, और व्हाइल लूप का यूज़ करके ये हम लोग टेबल प्रिंट करने के प्रयास किए यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे आप वैल्यू देखेंगे तो आई का वैल्यू यहाँ पे 1 लिया गया है स्टार्टिंग वैल्यू। उसके बाद में आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 तक रखा गया है। एन का वैल्यू यहाँ पे 5 रखा गया है और टेबल इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई आई यहाँ पे प्रिंट किया गया है। तो एन का वैल्यू क्या है? 5 है। एक बार आई का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 होगा तो यहाँ पे वैल्यू 5 आ जाएगा। फिर 5 इंटू एन का आई का वैल्यू यहाँ पे देखिए यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रहेगा, तो आई का वैल्यू बढ़ जाएगा तो फिर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर 5 यहाँ का वैल्यू फिर बढ़ जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। इसलिए आई का वैल्यू जो है ना इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे आई प्लस प्लस, प्रिंट करने के बाद आई प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि आई का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं और इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करने में मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करने में अगर 1 सेकेंड लगता है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आई इक्वल टू 1 है तो इसको कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड लगेगा। लेकिन यहाँ पे व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 है तो इस यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। तो कितना बार कंडीशन चेक करेगा?
तो यहाँ पे 11 टाइम्स कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि 10 टाइम्स जो है ना ये कंडीशन ट्रू होगा, और एक बार जो है ना जब i का वैल्यू 11 होगा तो भी ये चेक करेगा, और वो जो 11 वाला जो टाइम होगा कंडीशन वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस कुल मिला कितना 11 टाइम जो है ना इस कंडीशन को वो चेक करेगा। उसके बाद यहाँ पे n इक्वल टू 5 है, जितना बार ये लूप एक्सिक्यूट करेगा यानी कि कंडीशन ट्रू होगा उतना बार ये चलेगा, तो 10 बार जो है ना n का वैल्यू भी आपको चलाना होगा। टेबल का वैल्यू 10 बार भी चलेगा, क्योंकि 10 बार आपका जो है ना लूप एक्सिक्यूट होगा। प्रिंट भी 10 बार करेगा और आई भी 10 बार इंक्रीमेंट करेगा। अगर टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 40 10 50 और 2 52 यानी कि 52 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड आप मान लेते हैं यहाँ पे, तो इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने में आपको 52 सेकेंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट आप सेम प्रोग्राम यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं है, बस यहाँ पे हुआ क्या है कि जो यहाँ पे n इक्वल टू 5 है इसको हम ऊपर कर दिए हैं, तो यहाँ पे i इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 5 है, और सेम लूप है, यहाँ पे i प्लस प्लस आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ये मिस्टेक से छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो एक्सेक्यूशन टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको लग रहा है एक बार, यानी कि 1 टाइम से चलेगा। ये लूप से ऊपर है तो ये भी कितना चलेगा, 1 टाइम चलेगा। यहाँ पे ये वाइल लूप है तो ये 11 टाइम एक्सिक्यूट करेगा। यहाँ पे ये जो है ना आपका टेबल 10 टाइम्स प्रिंट करेगा, और ये भी 10 टाइम्स चलेगा, और यहाँ पे i का वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 30 10 40 और 2 42 और 1 43, यानी कि यहाँ पे 43 सेकेंड टाइम लग रहा है। तो सेम प्रोग्राम है, और यहाँ पे 52 सेकंड लग रहा है, और यहाँ पे 43 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे टाइम का फर्क पड़ रहा है, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ n का वैल्यू ऊपर कर दिए हैं, तो 10 सेकंड आपका 9 सेकंड जो है ना आपका टाइम जो है ना मिनिमाइज हो गया। तो इसी पे जो है ना क्या कंपनी जो प्रोग्राम को डेवलप करती है तो इसी पे काम करती है कि सेम प्रोग्राम को हम कम समय में कैसे एक्सिक्यूट करवा लें, जिससे कि हमारे डिवाइस का जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाए, और कम मेमोरी स्पेस में हम सारे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर लें। तो यहाँ पे दो चीज़ें होता है, यहाँ पे आपको टाइम का जो है ना थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि यही होता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को प्रत्येक जो है ना टाइम निकाला जाता है। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन का रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। और वहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे 3 तरह का जो है ना, इसे तो 5 तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 तरह का एक रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे, क्योंकि ये आपको पढ़ना नहीं है इतना डिटेल्स में, ये आपको पढ़ना है बीटेक और गेट के लिए, लेकिन फिर भी हम आपको इतना इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिससे कि आप बीटेक करेंगे तो वो कोई परेशानी नहीं होने वाला है, और बहुत अच्छा वहाँ पे आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसका डिफिनीशन के बारे में, उसके बाद हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन भी देखेंगे, और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन भी करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहलाता है। तो आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज ए फंक्शन डिस्क्राइबिंग द इफिशियंसी ऑफ एल्गोरिथम, यानी कि वैसा फंक्शन जो एल्गोरिथम के इफिशियंसी को डिस्क्राइब करे उसे कहते हैं एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये क्या कर रहा है कि जो भी आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं उस एल्गोरिथम का इफिशियंसी क्या है, मतलब कि वो कितना बेहतर काम कर रहा है, कितना इजी काम कर रहा है, कितना फास्ट काम कर रहा है, कितना मेमोरी स्पेस ले रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इफिशियंसी मेनली हम लोग इफिशियंसी फाइंड करते हैं किसी एल्गोरिथम का दो तरीके से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में। देयर आर टू मेन कॉम्प्लेक्सिटी मेजर ऑफ इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, दो तरह के मेजर इफिशियंसी का मेजरमेंट हम लोग करते हैं, टाइम के रूप में और स्पेस के रूप में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। What is the amount of time required to execute an algorithm, यानी कि वह अमाउंट ऑफ टाइम जब आपका एल्गोरिथम जो है ना एक्सिक्यूट कर रहा होता है प्रोसेसर पे। एक्चुअल में होता क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स ए स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड, कोई स्टेटमेंट कितना टाइम्स एक्सिक्यूट किया है उसको हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में मेजर कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, आपका प्रोसेसर का पावर क्या है, मेन मेमोरी का साइज क्या है, इन सभी पे जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है। इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एसिम्प्टोटिक नोटेशन के रूप में, यानी कि अगर किसी भी एल्गोरिथम का एफिशिएंसी आप फाइंड करते हैं तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में फाइंड करते हैं। लेकिन जब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वहीं रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरह के यहाँ हम लोग नोटेशन देखेंगे, जिसमें पहला है आपका जो है ना बिग ओ नोटेशन, जिसको हम लोग कैपिटल ओ से जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं बिग ओ पढ़ते हैं इस तरह से आप BIG और डैश देके OH, बिग ओ आप इसको पढ़ सकते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम रनिंग टाइम, यानी कि
यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आपका जो एल्गोरिथम एक्सिक्यूट कर रहा है तो उसमें 3 केसेस हो सकता है। एक होता है कि बेस्ट केस, सबसे बेस्ट हो, सेकंड होता है कि मीडियम केस हो और थर्ड होता है कि वर्स्ट केस हो। तो यहाँ पे बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस हम लोग देखेंगे। तो जो आपका यहाँ पे अपर बाउंड होगा, यानी कि आपका एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, अगर उसे रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग बिग ओ नोटेशन का यूज करेंगे। सेकंड हो जाता है आपका ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन को हम लोग इस तरह से ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द लोअर बाउंड, यानी कि बिग ओ अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओमेगा जो होता है ना लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके रनिंग टाइम का। ये क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, आगे हम लोग चार्ट के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। थीटा नोटेशन क्या होता है कि इट इज लाइज बिटवीन बिग ओ एंड ओमेगा, यानी कि ये बिग ओ और ओमेगा के बीच में लाई करता है, क्योंकि अपर बाउंड हमारा क्या हो गया, बिग ओ हो गया और लोअर बाउंड क्या हो गया हमारा, ओमेगा हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो लाई कर रहा है वो क्या हो गया आपका, थीटा हो गया, थीटा हो गया। तो 3 तरह का हम लोग देखें, एक तो हो गया बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और दूसरा थीटा नोटेशन। अपर बाउंड कौन होता है, बिग ओ, लोअर बाउंड कौन होता है, ओमेगा, और बीच दोनों के बीच में कौन लाइन करता है आपका, थीटा नोटेशन। तो यहाँ पे हम लोग इसका एसिम्प्टोटिक नोटेशन का इंट्रोडक्शन देखें। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं। तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है जिसको बिग ओ 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर n एलिमेंट है तो n अगर सेकंड टाइम लग रहा है तो हम लोग लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसको बिग ओ n से रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n के रूप में। क्वालिटी का होगा तो n स्क्वायर के रूप में। एक्सपोनेंशियल होगा तो 2 के पावर n के रूप में और फैक्टोरियल होगा तो फैक्टोरियल n के रूप में। इस तरह से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे जितने भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया और डीएफएस बीएफएस एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तो इन सभी सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ेंगे, सर्चिंग टेक्निक पढ़ेंगे, जैसे बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे, बबल सॉर्ट पढ़ेंगे। तो सॉर्टिंग होगा या सर्चिंग टेक्निक होगा, उन सभी का हम लोग जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल कर देखेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन वो आपके पॉलिटेक्निक में नहीं पूछे जाएंगे। आपको ये थोड़ा सा डिटेल्स जानकारी दिया जा रहा है जो आपको बीटेक में काम आएगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एक बार आप देखे रहेंगे तो आगे आपको काफी मदद मिलेगी और साथ ही साथ आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहेंगे। अभी इस पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं फिगर में, ये जो है आपको ग्राफ बनाया गया है। इधर जो आपका इनपुट साइज दिया गया है, नीचे में जो है ना हॉरिजॉन्टल में इनपुट साइज दिया गया है और यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है कि टाइम कौन सा जो है ना ग्राफ जो है ना किस तरह से इंक्रीज करता है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे तेजी से जो है ना रेट ऑफ ग्रोथ किस ग्राफ का है, तो सबसे फास्ट जो ग्रोथ है वो है फैक्टोरियल एन का, सबसे फास्ट ग्रोथ। ये इसका मतलब ये है कि फैक्टोरियल एन अगर किसी भी टेक्निक का यानी किसी भी एल्गोरिथम का अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो वर्स्ट केस है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। लेकिन अगर किसी भी एल्गोरिथम का अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है, दैट मीन्स कि वो बेस्ट है और वो बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है, उससे कम समय नहीं लग सकता है। तो सबसे वर्स्ट कौन हो गया, फैक्टोरियल वाला, और सबसे बेस्ट हो गया कौन आपका, वो 1 वाला, यानी कि लीनियर हो गया, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट देख रहा है कितना स्लो जो है ना चल रहा है। लॉग एन आपका देख लीजिए कि लॉग एन कहाँ से किस तरह से थोड़ा सा आपका ग्राफ जो है ना ऊपर गया है, इस तरह से ये हो गया आपका लॉग एन। उसके बाद में लीनियर जो है ना हो गया आपका एक वो एन हो गया। उसके बाद नॉन लीनियर एन लॉग एन हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे ग्राफ कैसे बढ़ रहा है। क्वाड्रेटिक वाला और तेजी से बढ़ रहा है, फिर एक्सपोनेंशियल वाला और तेजी से बढ़ रहा है, और सबसे फास्ट कौन जा रहा है आपका वर्स्ट केस आपका फैक्टोरियल वाला। तो ये जो है ना आपको ग्राफ को दिखा रहा है कि आपके जो एल्गोरिथम का जो टाइम है वो किस रूप में जो है ना ग्रो कर रहा है। तो सबसे ज्यादा टाइम किसका है आपका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टोरियल वाले का। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। तो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम के द्वारा जितने भी मेमोरी में स्पेस ले जाते हैं, दैट अमाउंट ऑफ स्पेस इज नोन एज टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जिस तरह टाइम लगता है उससे यहाँ पे स्पेस की बात की जा रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं वी कैन से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द अप्रोक्सीमेट टोटल एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम टू रन। यानी कि आप कह सकते हैं कि मेन मेमोरी में जितना भी टोटल एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड होता है प्रोग्राम को रन करने के लिए, उसे हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आप देख पा रहे हैं। कुछ यहाँ पे शॉर्टिंग टेक्निक को लिया गया है, जैसे सर्चिंग टेक्निक को हम यहाँ पे नहीं लिए क्योंकि उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी आगे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या कोई भी एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, उन सभी एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करते चलेंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। तो यहाँ पे आपका जो आगे हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे सॉर्टिंग टेक्निक। तो सॉर्टिंग टेक्निक मतलब कि डेटा को शॉर्ट कैसे हम लोग करते हैं। तो उसके सॉर्टिंग के लिए आपका इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है। तो इस तरह का
हम लोग सॉर्टिंग करेंगे टेक्निक। सॉर्टिंग में ही हम लोग डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, आपको क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखना है। तो यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो ये अगर इंसर्शन सॉर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 केस रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी कि मैक्सिमम टाइम इतना ले सकता है। बेस्ट केस का मतलब मिनिमम टाइम इतना ले सकता है। तो इंसर्शन सॉर्ट की बात करेंगे तो ये जो है ना इसका बेस्ट केस यहाँ पे ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा एन है। एवरेज केस यहाँ पे थीटा एन स्क्वायर है और वर्स्ट केस में क्या है, बिग वो एन स्क्वायर है। उससे ठीक उसके बाद सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका बेस्ट केस ही एन स्क्वायर हो जा रहा है, बेस्ट केस एन स्क्वायर हो जा रहा है। एवरेज केस भी इसका एन स्क्वायर है और इसका वर्स्ट केस भी एन स्क्वायर है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट का जो है ना तीनों केस में जो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो एन स्क्वायर होता है। जबकि इन दोनों का इंसर्शन और सिलेक्शन दोनों का देखेंगे तो आपका जो है ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में 1 होता है और सिलेक्शन का भी 1 होता है। अगर बबल सॉर्ट की बात करेंगे तो इसका बेस्ट केस एन है, एवरेज केस एन स्क्वायर है और वर्स्ट केस एन स्क्वायर है। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एवरेज केस से या वर्स्ट केस से पूछा जाएगा। मर्ज सॉर्ट होता है यहाँ पे एन लॉग एन लॉग एन और एन लॉग, यानी कि मर्ज सॉर्ट में तीनों केस में, चाहे वो बेस्ट केस हो या एवरेज केस हो या वर्स्ट केस हो, तीनों में जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो एन लॉग एन होगा। क्विक सॉर्ट, हाँ क्विक सॉर्ट में जो है ना आपका बेस्ट केस में आपका एन लॉग एन है और आपका एवरेज केस में भी एन लॉग एन है, लेकिन यहाँ पे एन स्क्वायर होता है वर्स्ट केस में। जबकि हीप सॉर्ट की बात करेंगे तो इस तीनों में क्या होता है, एन लॉग एन ही होता है। तो ये जो है ना इस तरह से जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके बीटेक लेवल के एग्जाम में या फिर आपको गेट के एग्जाम में जो है ना आपको इस तरह से जो जनरली पूछा जाता है कि वहाँ पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इन वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस में जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा कि क्विक सॉर्ट का जो है ना वर्स्ट केस में एन स्क्वायर होता है। वहाँ पे ऑप्शन सब रहेगा, एन लॉग एन रहेगा, फिर से आपको एन स्क्वायर रहेगा, फिर से आपका एन रहेगा, फिर जो है ना लॉग एन रहेगा, इस तरह से वहाँ पर रहेगा। तो वहाँ पे ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि एन स्क्वायर होगा। तो ये आगे के लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना जो है ना आपको इंट्रोडक्शन बता दिया गया। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि डिफाइन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।